आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 21 का पार्ट 1, जो कि कई पार्ट में डिस्कस होगा। उसका नाम है बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, मैं बायो टीचर हूँ, +2 GSM कन्या विद्यालय जेल गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ये तो आपका स्लाइड का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, समझना है बहुत ईमानदारी से। हमारे बॉडी में हम लोग को खुशी की बात है कि हम लोग के बॉडी के सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना, यानी ह्यूमन सिस्टम। हम लोग के बॉडी में जैसा कि आप जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खाने पचाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने में हेल्प करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो यूरिन वगैरह को रिमूव करता है, बनाता है ना। लेकिन ये सब सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? जैसे आप स्कूल आने के लिए रेडी होते हो तो कोई ना कोई कभी कभी सुबह ठंडा के दिन में उठाते हैं ना, बेटा सुबह हो गया, जाग जाओ, स्नान करो, तो कंट्रोल करने के लिए। तो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2 सिस्टम है ईश्वर ने दे रखा है। ठीक है ना, एक का नाम है बच्चा लोग न्यूरल कंट्रोल, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, है ना, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले समझना है कोऑर्डिनेशन कहते किसको है। जब हम लोग खाना खाते हो, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर उसे पचाने वाला एंजाइम्स निकलना शुरू होता है, लेकिन जब खाते हैं तभी ना पचाने वाला एंजाइम्स निकलना शुरू होता है। तो कोई ना कोई है हमारे बॉडी में जो खाना खाने के बाद ही सिस्टम को मोटिवेट किया कि भाई भोजन आ गया है स्टमक में, पेट में, अब पचाने वाला एंजाइम निकालना शुरू किए, है ना। तो कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर 2 या 2 से अधिक ऑर्गन के फंक्शन को जो इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और हमारे बॉडी में एक सिस्टम तो न्यूरल हो गया बेटा, अधिक होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, उससे हार्मोन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये दोनों सिस्टम मिलकर, कहने का मतलब कि न्यूरल सिस्टम जिसका हेड बॉस क्या होता है, ब्रेन, और दूसरा है हार्मोन वाला सिस्टम जिसमें ग्लैंड होता है। ये दोनों मिलकर के एक साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन जो ब्रेन वाला सिस्टम बेटा, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन उसका होता है। कैसे बिजली का खंभा कहीं कहीं गड़ा हुआ रहता है, वहीं से सब लोग अपना घर का बल्ब जलाने के लिए कनेक्शन देते हैं। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का जो पॉइंट है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, अलग अलग है, और उसी से कंट्रोल होता है। लेकिन इसका कंट्रोल बहुत क्विक होता है बेटा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, पैर में कांटा चुभता है तो 1 घंटा के बाद पता चलता है कि कांटा चुभा है, 1 दिन के बाद पता चलता है, तुरंत पता चलता है बेटा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पता चलता है ना, तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, उसी तरह से तो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है उसका नाम हुआ बेटा न्यूरल सिस्टम। इसको शॉर्टकट में पहला लेटर ले लो तो क्या हो जाएगा, एक N हो जाएगा और एक S हो जाएगा। ओके बेटा, तो न्यूरल सिस्टम जो है उसको NS कर सकते हैं। अब इसको बेसिकली 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है बेटा CNS, C जोड़ दिए तो क्या हो गया CNS, यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में 2 पार्ट होता है। एक का नाम दिया गया है बच्चों ब्रेन, और दूसरे का नाम दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग का हेड का पार्ट जो है उसके अंदर खोपड़ी जाता है, वैसे खोपड़ी है लोगों का, तो खोपड़ी के अंदर जो है यहाँ पर एक ब्रेन रहता है, और ब्रेन से एक मोटा सा नर्व कॉर्ड निकलता है, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड हुआ रीढ़ की हड्डी में रहता है। हम लोग के पीठ साइड में रीढ़ का हड्डी होता है ना, इस तरह से, ऐसे बच्चों, इस तरह से, तो इसी रीढ़ की हड्डी में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के बनाता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्लियर? अब देखो दूसरा जो है न्यूरल सिस्टम को तो NS शॉर्टकट में कहेंगे ही, इसमें P जोड़ दो तो हो जाएगा पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। तो ब्रेन तो यहाँ पर चीफ जज की तरफ पड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन हम लोग को यहाँ कोई चुटी काटता है, यहाँ से कोई बाल खींचता है, पीछे से कोई बाल खींच लिया, आपको कहा ना सहेली लोग कभी खींच ली तो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, कौन हो
क्यों बात खींची? तो ये इंफॉर्मेशन को स्किन जहां टच करता है वहां से कौन पहुंचाता है ब्रेन तक? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। कौन पहुंचाता है बच्चों? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट होता है फिर से, ठीक है ना? एक ब्रेन से निकलेगा यहां से, और दूसरा जो है यह स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया एक ब्रेन और दूसरा आ गया स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में एक को कहते हैं बच्चों हम लोग सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या कहते हैं? गुड, बहुत अच्छा, थैंक्स। और दूसरे को कहते हैं बच्चों हम लोग ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में कह देंगे ANS। जैसा कि पता है ऑटोमेटिक मतलब खुद से होने वाला काम, तो ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। फिर से बच्चों इस ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरे को कहता है बच्चों पारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है? लेकिन यहां पर हम लोगों को अब जो पढ़ना है बच्चों वो ये कि सबसे ज्यादा हम लोग को इसको समझने के लिए बेसिक यूनिट को आप लोग पढ़े होंगे कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी होता है। कोशिका शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। उसी तरह से हमारा न्यूरल सिस्टम का भी एक छोटा इकाई है बच्चों, उस सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। गुड, बहुत अच्छा, न्यूरॉन से। सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछता है, मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो देखो नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट पूछ रहा है बेटा, तब हम लोग क्या बोलेंगे आंसर में? न्यूरॉन से। लेकिन यदि पूछे कि हमारे बॉडी का सबसे लंबा कोशिका कौन है? द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द आवर बॉडी, तब हो जाएगा न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी लंबाई कभी कभी 92 सेंटीमीटर तक होता है बच्चों। यानी मान के चलो 92 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर के नजदीक है, लगभग 1 मीटर तक। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हर तंत्रिका कोशिका, हमारा हर न्यूरॉन से 1 मीटर का होगा, ऐसा नहीं। आदमी का सबका हाइट बराबर होता है नहीं ना, वैसे ही नहीं मांगना, क्योंकि बहुत छोटा भी होता है इसका साइज, मिलीमीटर में भी होता है, ठीक है ना, और सेंटीमीटर में भी है, अप्रोक्स 1 मीटर तक भी है ना। तो यहाँ पर ध्यान, न्यूरॉन सेल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले यहाँ पे बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा लेते हैं, उसके बाद आपको हम लोग वहां दिखाएंगे, है ना, स्मार्ट क्लास के सहारे, ठीक है? पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान देना है, इन पर फोकस करना है डायरेक्ट, ठीक है बच्चों? तो न्यूरॉन सेल के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लो, और आप लोग को इससे क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। न्यूरॉन सेल का क्वेश्चन जरूर आता है कि आप न्यूरॉन सेल का यानी तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करें, चित्र बनाएं, डायग्राम बनाएं और उसको लेबलिंग करें। तो बड़ा ही आसान है बेटा, ठीक है ना? देखो सबसे पहले बता दें कि हमारे बॉडी में ये न्यूरॉन सेल होते कितने तरह के हैं, या न्यूरॉन सेल है तो सेल में कितने पार्ट होता है? तो इसमें एक्चुअली 3 पार्ट होता है बच्चों। सबसे पहले एक पार्ट को कहते हैं साइटोन, जो कोशिका के जैसा रहेगा। दूसरा पार्ट जो उससे एक आउटपुट निकलता है, जैसे धागा कैसे लटकता है रस्सी जैसा, तो ऐसे उसको कहेंगे हम लोग एक जॉन। और तीसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स, ठीक है ना? अब ध्यान देना है, शुरू में जब हम लोग माँ के यूटेरस में पढ़ रहे होते हैं, माँ के यूटेरस में, तो ना हम लोग सब कहां से पता लिए हैं? माँ के यूटेरस से, गर्भाशय से पता लिए हैं। तो उस समय जब हम लोग का निर्माण होता है 9 मंथ के लिए, जब हम लोग डेवलप करते हैं वहां पे बच्चों, तो शुरुआत में जब टिश्यू बनना शुरू होता है और जब न्यूरॉन सेल बनता है, तो सबसे पहले क्या बनता है? इस तरह से सेल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें न्यूक्लियस भी रहता है, इसमें सभी कोशिकांग, कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है ना, सभी कोशिकांग रहेंगे। तो पहला पार्ट साइटोन बनता है, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। उसके बाद इसमें से एक आउटग्रोथ निकलना शुरू होगा, उसको कहेंगे हम लोग एक्सॉन। अब ऐसे न्यूरॉन से जिसमें 1 साइटोन, साइटोन हमेशा 1 ही रहेगा बेटा, 2 नहीं हो सकता है, प्लस
वन एक्सॉन भी हमेशा वन ही रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिपोलर। क्या कहेंगे बेटा? यूनिपोलर। यूनि का मतलब एक होता है। जान लो बच्चों, जो नहीं जानते हो ऐसे याद करना, यूनि कहीं लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब वन होता है। तो यूनिपोलर का मतलब वन आउटग्रोथ, ठीक है, यानी यहां पर वन आउटग्रोथ हो जाएगा, यानी वन एक्सॉन कहने का मतलब। और यदि कुछ नहीं रहे तो यहां पर कहेंगे हम लोग ए पोलर। देखो बेटा, ए पोलर, ए का मतलब होता है नो। ऐसे तो कहोगे ए मतलब एक होता है सर, लेकिन जब ये उपसर्ग के रूप में, हिंदी में उपसर्ग पढ़े हो ना, कोई वर्ड के पहले जो लगता है, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हो, तो प्रीफिक्स के रूप में जब ए रहे तो इसका मतलब नो होता है। तो सिर्फ साइटोन रहे, कोई आउटग्रोथ नहीं, ना एक्सॉन ना डेंड्राइट्स, तब उसको क्या कहेंगे? ए पोलर, यानी नो आउटग्रोथ। ऐसा एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू में बनता है गर्भावस्था में। उसके बाद बनेगा कैसा? यूनिपोलर, जिसमें वन साइटोन प्लस वन एक्सॉन होगा बच्चों, ठीक है। आप लोग समझोगे तो बीच बीच में थोड़ा सपोर्ट करना, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत आवाज देना है। तो उसके बाद जो है यूनिपोलर हो गया। उसके बाद दूसरा आता है बेटा, जिसमें इस तरह से साइटोन वाला पोर्शन रहेगा, और ऐसे इसमें एक आउटग्रोथ, नीचे क्या था? एक्सॉन, और इसमें एक ऊपर की ओर भी निकलना शुरू हो जाएगा ऐसे, तो इसको कहेंगे हम लोग डेंड्राइट। सिंगल है अभी, इसलिए डेंड्राइट, इसमें एस नहीं जोड़े। नीचे वाले का नाम क्या है बेटा? एक्सॉन। तो एक्सॉन ऊपर वाला डेंड्राइट, और बीच वाला पार्ट का कॉलेज, बहुत अच्छा, इसको साइटोन। अब इसमें देखो, एक आउटग्रोथ इधर है एक्सॉन के रूप में, है ना बच्चों, एक आउटग्रोथ ऊपर है डेंड्राइट्स के रूप में। अब इसको क्या कहेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। इसको एक साथ क्या कहेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। ऐसा न्यूरॉन हमारे आंख के रेटिना में होता है। जैसे हमें आप लोग देख रहे हो, आप लोग को मैं देख रहा हूं, तो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो जो न्यूरॉन रिसीव करता है उसमें एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट्स होता है, तो क्या कहेंगे? बाइपोलर न्यूरॉन। और वो हम लोग को फिर देखने में मदद करता है, क्योंकि फाइनल तो चीफ जज के पास भेजेगा ना मैसेज। और चीफ जज कौन है बच्चों? ब्रेन, माइंड जिसको कहते हो, गुड। तो यहाँ पर बाइपोलर। और सबसे एडवांस टाइप का जो न्यूरॉन से होता है बच्चों, उसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ? मल्टीपोलर का मतलब हुआ साइटोन तो एक ही रहेगा, एक्सॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें डेंड्राइट्स ढेर सारा बन जाएगा बच्चों। डेंड्राइट्स क्या होगा? ढेर सारा बन जाएगा। देखो इस तरह से हम बना के समझा रहे हैं, तो ये सब डेंड्राइट्स है। अब बायो में बच्चे कभी कभी क्या सोचते हैं कि सर ने वहां 1 2 3 4 बनाया, हमें भी 4 बनाना है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। डेंड्राइट्स में ये 100 से लेकर के 1000 तक भी होता है। हमारा आंख नहीं है कि 2 की जगह पे 3 बना दिए तो गलत हो जाती है, ये तो आदमी में 3 आंख आपने बना दिया, ऐसा नहीं है। तो बच्चे कभी सोचते हैं ना कि सर ने ऐसे डायग्राम समझाया, हम भी ऐसे ही बनाएंगे, इसका कनेक्शन यहाँ से नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, हो जाएगा कनेक्शन तो गलत हो जाएगा। बायो में सबसे ज्यादा बच्चों को किस चीज से डर लगता है? डायग्राम से और टेढ़ा टेढ़ा नाम से। तो यदि डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ डायग्राम बनाना है बेटा सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि समझ में आ जाए कि न्यूरॉन सेल है, क्योंकि हर किताब में अलग अलग तरह से न्यूरॉन सेल का डायग्राम बना हुआ रहेगा। तो देखो इसमें डेंड्राइट्स 1 2 3 4, आपका मन है 10 20 50 भी बना सकते हो। तो साइटोन कितना हुआ इसमें? साइटोन बराबर ए। गुड। एक्सॉन कितना हुआ? ए। लेकिन अब डेंड्राइट्स कितना हो गया? बहुत सारा। मैं नहीं कहता तो ज्यादा अच्छा है, बहुत सारा, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इसको कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। हम लोगों के शरीर में, क्योंकि ह्यूमन दुनिया का सबसे विकसित ऑर्गेनिज्म है, जीव है ना, तो हम लोगों में ज्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, जिसमें कि डेंड्राइट ज्यादा रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हुआ कि कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, यानी सबसे डेवलप कौन सा हुआ बच्चों? मल्टीपोलर। सबसे ज्यादा डेवलप मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का स्ट्रक्चर समझ लो, इतना बढ़िया से समझ लो कि आपको हर क्लास में काम आए, ठीक है। देखो इस तरह से जो है, ये हम लोग ऊपर डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, इसका बना रहे हैं डेंड्राइट्स का। अब देखो हम ढेर सारा बना रहे हैं, हमारी मर्जी।
आपका मर्जी, 2-4 काम बनाना है 2-4 काम बनाना, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाएगा जब हो भाई देखो कि सर इस ब्रांच से 2 ब्रांच खींचे हैं, मैं भी 2 ब्रांच खींचूं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसमें रिलैक्स होते। उसके बाद यहाँ न्यूक्लियस और ऐसे एक नीचे की ओर आउटपुट लंबा सा आएगा, ठीक है। अब इसमें साइटोप्लाज्म सेल है तो साइटोप्लाज्म रहेगा ना बच्चों, जीव द्रव्य, यस सर, लिक्विड पार्ट। अब इस लिक्विड पार्ट में कुछ ना डॉट डॉट डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ, तो साइटोन के साइटोप्लाज्म में और डेंड्राइट्स वाले में भी अंदर रहता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि आप ही लोग का क्लास में बेसिक क्लास है, आप ही के बाद आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो इसी में से आप लोग से कुछ डॉक्टर भी बनोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी पढ़ के, बायोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, है ना, पूरे इंडिया में वर्ल्ड में डॉक्टर इलाज तो वही करते हैं ना बीमार पड़ने के बाद। अब न्यूरो सर्जन बनोगे यदि नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो स्पेशल ब्रेन का डॉक्टर बनोगे, पागलों का इलाज करोगे, है ना, उस तरह से तो समझना है। तो ये पूरे साइटोन में इस तरह का कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर रहेगा, इसको कहेंगे बच्चों हम लोग, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए LISSL और एपोस्ट्रोफी एस रहता है। तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निसेल्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में बताइए सर, तो नाम यदि किसी का है निसेल्स तो उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? निसेल्स। अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? निसेल्स। के लिए कोई मायने ही नहीं रखता हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स बना हुआ किसका होता है? तो ये बना हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी RER, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स का अटैचमेंट होता है, और राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है ना। और उस प्रोटीन से केमिकल बनता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ऐसा केमिकल और बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है। जैसे हम लोग को कहीं अभी बताया ना कि किसी ने पीछे से बाल खींच दिया, या चलते चलते बिना चप्पल के चल रहे हो, पैर में कांटा चुभ गया, तो तुरंत मैसेज को वहां से जो यहाँ भेजता है, तो एक तो न्यूरॉन का नर्व फाइबर बना हुआ है, लेकिन कोई केमिकल नहीं होता है उसमें बच्चों जो मैसेज को वहां तक भेजता है। उस केमिकल का नाम एसिटाइल कोलिन। उस केमिकल को बनाएगा कौन? RER। RER किस फॉर्म में है प्रेजेंट? निसेल्स ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स साइटोन प्लस डेंड्राइट्स में ही सिर्फ रहेगा, एक्सॉन वाले पोर्शन में निसेल्स ग्रेन्यूल्स नहीं रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन, ये में ऑप्शन देगा साइटोन ओनली, तो होगा बेटा? नहीं होगा। फिर दे देगा साइटोन एंड एक्सॉन, नहीं होगा। फिर दे देगा सी में साइटोन एंड डेंड्राइट्स, यही हो जाएगा सही, गुड, क्योंकि 2 जगह होता है, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन के नीचे का पार्ट होता है बेटा, वो फिर से ब्रांचिंग बनाता है ऐसे। यदि कभी खेत में से आलू उखाड़ते हुए देखोगे ना, तो उसका भी ऐसे ही ब्रांचिंग रहता है, और ये नीचे का पार्ट यहाँ फुला हुआ रहता है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर इस तरह से आलू जैसा। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और जो यहाँ फुला हुआ पार्ट है स्वेलिंग आलू जैसा, उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। तो उसके बाद एक जो एक्सॉन वाला पार्ट था, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप का सेल रहेगा, स्पेशल टाइप का कोशिका, और इस कोशिका का नाम दिया गया बच्चों स्वान सेल। आप जो है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत पढ़े होगे, तो उसमें लाइन आया होगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी सेल थ्योरी किसने दिया था, तो उसका नाम था स्वान एंड स्लाइडेन, है ना। नाम सुना हो ना? स्वान उसमें से जूलॉजी पढ़ते थे, जूलॉजिस्ट कहलाए थे। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी, यानी प्लांट वाला और एनिमल वाला। तो स्वान जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे। देखो एक ट्रिक बताते हैं तुम लोग को याद करने के लिए। ऐसे स्वान मीन्स क्या होता है, पढ़े हो तुम लोग? हंस। हंस प्लांट है कि एनिमल? एनिमल का स्टडी जूलॉजी में करते हैं कि बॉटनी में? जूलॉजी में। तो जूलॉजी पढ़ने वाले जूलॉजिस्ट कहलाए, यानी स्वान साहब जूलॉजिस्ट कहलाए। और जब अब तो लाइट का व्यवस्था है बेटा, लाइट कटता ही नहीं है, पहले लाइट कट जाती थी तो हम लोग मम्मी से क्या मांगते थे लालटेन या ढिबरी जलाने के लिए? सलाई। तो दूसरा नाम क्या है? सलाई देना। वैज्ञानिक का नाम है सलाई देन। तो सलाई देना, मम्मी से सलाई मांगे कि सलाई देना,
तो सलाई किसका बना होता है, प्लांट का कि एनिमल का, लकड़ी का। तो लकड़ी का स्टडी प्लांट में और प्लांट का स्टडी बॉटनी में, बोटेनिस्ट थे। यानी ठीक हो गया, कभी नहीं भूलोगे कि सलाई डेर बोटेनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे, या कभी नहीं भूलोगे कि स्वान बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे। तो वही स्वान इसका भी खोज किए थे, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्वान से। मैं थोड़ा सा लिंक से हट गया। अब इसके द्वारा एक स्पेशल टाइप का सीट बनाया जाएगा ऑर्बिटर, और इस सीट का, इस कवर का नाम जो है होता है MYELIN, माइलिन सीट। याद रखना बच्चों, जिस न्यूरॉन सेल में, जिस तंत्रिका कोशिका में माइलिन सीट रहता है, वहां पे देख रहे हो इंटरवल पे यहाँ गांठ बन रहा है इस सामने, फिर यहाँ इस सामने छोटा बना है, लंबा रहता है क्या पता है ना, इसकी लंबाई 92 सेंटीमीटर, 92 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और मिलीमीटर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सूचना जो है वन नोड टू अदर नोड जंप कर जाएगा। इस नोड का नाम दिया गया है नोड ऑफ रेनवीर। एक्चुअली रेनवीर नाम का एक वैज्ञानिक था। तुम लोग सोचते हो कि क्रिकेट खेल रहा है, रन लेना है, रन लेने में वीर है, इसलिए उसका नाम हो गया रणवीर। ऐसा नाम याद करने के लिए सब बता रहे हैं, आसानी से याद हो जाए। वैज्ञानिक का नाम था रणवीर, तो आपका नोड मतलब गांठ होता है, तो नोड ऑफ रणवीर, ठीक है बेटा। तो नोड ऑफ रणवीर जब रहेगा तो यहां से इंफॉर्मेशन सीधे जंप कर जाएगा। तुम लोग गेम खेले थे कभी ऐसे करके और ऐसे जंप कर जाने वाला? और एक होता है कि ऐसे ऐसे हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो जिसमें नोड ऑफ रेनवीर रहता है ना, इंफॉर्मेशन जो नर्व इंपल्स है, सूचना है, आवेग है, वो वन नोड टू अदर नोड जंप हो जाता है। इस जंप करने से स्पीड बढ़ जाता है। यानी अभी बताया ना कि पैर में कांटा चुभता है तो ब्रेन तक आ जाता है। बोलो बार बार पैर का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? सबसे दूरी पर कौन है हमारा? पैर, और सबसे ऊपर ब्रेन। लेकिन वहां भी कांटा चुभता है यानी कोई कष्ट होता है, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के भी 100वां भाग में तुरंत चला जाता है इंफॉर्मेशन ब्रेन तक, अब पता चल जाता है। तो नोड ऑफ रेनवीर वाला जंपिंग मूवमेंट कहता है। इस जंपिंग मूवमेंट को कहते हैं बच्ची साल्टेशन। क्या कहते हैं इसको? साल्टेशन। यानी साल्टेशन, एक बार क्वेश्चन आ गया बच्चों को लिखने के लिए कि साल्टेशन से आप क्या जानते हो? बच्चा क्या लिखता है जानते हो? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नमकीन खाने की वस्तु में नमक मिलाने की प्रक्रिया को साल्टेशन कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। साल्टेशन यहाँ क्या है? वह प्रोसेस जिसके द्वारा आवेग का संचार वन नोड ऑफ रेनवीर से अदर नोड ऑफ रेनवीर हो जाता है, उसको साल्टेशन कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये जो है सो नर्व इंपल्स का कंडक्शन करने में हेल्प करता है। तो न्यूरॉन सेल के बारे में यदि कोई पूछे कि न्यूरॉन सेल का डायग्राम बनाओ और 10 पार्ट को लिखो, तो सबसे पहले इस पार्ट को क्या लिख दोगे? डेंड्राइट्स। इसको क्या लिख दोगे? साइटोन। इसको क्या लिख दोगे? न्यूक्लियस। इस सब पार्टिकल को क्या लिख दिए सर? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। सेल का नाम क्या आ गया? स्वान सेल। नोड जो है यहाँ पर क्या कहा जाएगा? नोड ऑफ रेनवीर। गुड, बहुत अच्छा, मेहनती बच्ची है। ये सब एक्सॉन टर्मिनल, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनेप्टिक नॉब। KNOB होता है, गांठ जिसको कहते हैं। इसके अंदर छोटा छोटा और वेसिकल्स रहेगा, जिसको कहेंगे बच्चों साइनेप्टिक। इसको कॉमा कॉमा से काम चला लेते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो इस तरह से न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है ना? अब जो है सो आप लोग को स्मार्ट टीवी के सहारे आप लोग को कुछ मैं दिखाता हूं, ठीक है ना? जो अभी समझाया, ध्यान से देखना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन यानी परिचय। क्या कहता है? वह प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact, यानी वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक अंग आपस में इंटरैक्शन करते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो, एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, यानी एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, सहयोग भी करता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अभी क्या एग्जांपल दिए थे कि जैसे ही हमको कांटा चुभता है तो नर्वस सिस्टम ब्रेन को मैसेज भेजा, अब ब्रेन फिर हमारे पैर के मांसपेशी को भेजता है कि झटका देके ऐसे पैर खींच लो। तो कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? सहायता किया कि नहीं? रिसीव करने वाला कौन था? न्यूरल सिस्टम। मैसेज को भेजा कौन? न्यूरल सिस्टम। लेकिन खींचने में मदद कौन किया? मस्कुलर टिश्यू।
तो टू और मोर देन टू ऑर्गन्स जो इंटरैक्ट करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरे के फंक्शन को, उसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। पहली पॉइंट नहीं दिया हुआ बेटा। अब कहता है हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम है, एक का नाम है न्यूरल सिस्टम और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का हेड बॉस चीफ जज ब्रेन होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का हेड बॉस एक्चुअली ब्रेन वाले पोर्शन नहीं होता, हाइपोथैलेमस, लेकिन बाद में कंट्रोल करने के लिए क्या निकालता है, हार्मोन्स। तो यहाँ दो सिस्टम है, ये दोनों हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूरल सिस्टम जो है न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट बट क्विक कॉन्टेक्शन। क्या बताया था पढ़ाते वक्त अभी 10 मिनट पहले? न्यूरल सिस्टम एक एक सेल में नहीं गया हुआ रहता है, पॉइंट टू पॉइंट गया हुआ रहता है। जैसे तुम्हारा स्कूल हर मोहल्ले में है कि थोड़ा इंटरवल पे है, लेकिन एक मोहल्ले के सभी बच्चे जब पढ़ने आ जाती हो कि नहीं, बच्चे और बच्चियां आ जाते हो ना, वैसे ही न्यूरल सिस्टम एक एरिया में है पॉइंट टू पॉइंट और उस एरिया का टोटल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसलिए पॉइंट आता है कि न्यूरल सिस्टम ईच एंड एवरी सेल में नहीं रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, लेकिन एक क्विक कॉन्ट्रेक्शन यानी क्विक रिएक्शन करता है। ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ो। आगे जो है सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो हमारा न्यूरल सिस्टम दो भाग में बटा हुआ है, एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का हेड बॉस ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चों। अब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में दो आता है, सब समझा चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस को शॉर्टकट में ANS कहेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में दो तरह का है, एक का नाम है सिंपैथेटिक और दूसरे का नाम है पारासिम्पैथेटिक। एक्चुअली ये दोनों मिलकर के ऑटोमेटिकली, जैसे आप सब सो जाते हो तो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं कि रुक जाता है? यदि गलती से अगली सुबह सांस रुक गई तो क्या कहा जाता है? फलाना बाबू फलाना देख अंतिम सांस ली, ही इज नो मोर, सी इज नो मोर बोलते हैं ना। तो ये फंक्शन जब सोए रहते हैं तो भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एक विसरल न्यूरल सिस्टम है जो कि पेरिफेरल का ही पार्ट है, जो हमारे कैविटी के अंदर, जैसे कैविटी के अंदर थॉरेक्स में हार्ट है, लंग्स, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिवर है, किडनी है, सब है ना। तो उसको कहते हैं विसरल ऑर्गन। पढ़ोगे आगे के क्लास में और डिटेल विसरल ऑर्गन। तो उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखो बेटा, न्यूरॉन सेल ना एक लंबा होकर के तार जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। देखो इस तरह से तार दिखाई दे रहा है ना, जिस तरह से तार है, तो तार के सहारे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी तंत्रिका कोशिका मिलकर के तंत्रिका तंतु बनाया है, यानी फाइबर बनाया है। और वो फाइबर दो तरह का काम करता है। इस डायग्राम को अच्छे से पहचान रहे होगे आप लोग? क्या है बच्चों? ब्रेन है, गुण। अब देखो पूरे शरीर के हाथ से, कान से, हार्ट से, लंग से, लिवर से जो सूचना को ले जाएगा ब्रेन तक, उस फाइबर को क्या कहेंगे? एफरेंट फाइबर। यानी पेरिफेरी से सेंटर तक लाएगा, यानी ब्रेन तक लाएगा, तो उसको कहेंगे एफरेंट फाइबर। और इस ब्रेन में मीटिंग होती है बच्चों। क्या होता है? हाँ, मीटिंग होता है कि क्या किया जाए। जैसे एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। मान लो परीक्षा है 2 दिन बाद और आप लोग पढ़ रहे हो। आप पढ़ते वक्त आप झूक रहे हो, पढ़ते पढ़ते झुकनी लेने लगे, है ना। झुकनी समझते हो ना? है ना। पढ़ाई के समय में आवे झुकनी, ठीक है ना। और पढ़ाई के अलावे दिन रात चले कूदनी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो उस समय मान लो पढ़ रहे हो, झुक रहे हो, आप पीछे से किसी ने बाल खींचा, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहा जाता है ब्रेन को। ब्रेन कहता है गर्दन के मसल्स को पीछे मुड़ के देख, मुड़ के देख, मुड़ के जब देखा तो पता चला कि पा तुरंत मुड़ गए, फिर फ्रिक्शन में और पढ़ने लगे कि तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। कहाँ नींद गया, कहाँ झुकनी गया, कोई पता नहीं। लेकिन वही बाल खींचने वाला यदि छोटा भाई या छोटा बहन हो तो रिएक्शन क्या होता है बेटा? गर्दन तो घूमती है और उसमें गर्दन घूमने के बाद इधर आता है तो किताब पे ध्यान नहीं जाता है, बल्कि हाथ उठता है और केक लाता है। तुम कौन होता है? रे हमको बाल खींचने वाला, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, परीक्षा में पास करें चाहे फेल करें, तुम कौन होते हो? तो इस तरह का होता है ना बच्चों। तो कौन है सब इंफॉर्मेशन करता है? न्यूरल सिस्टम। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो हंसने के लिए मैसेज कौन दिया? न्यूरल सिस्टम।
सभी बच्चे नहीं हंसे, कुछ बच्चे हंसे। इसका मतलब ये नहीं कि सब हंसने लगना ठहाका मारते भी नहीं। तो न्यूरल सिस्टम ये सब काम करवाता है। कुछ बच्चे अभी हो सकता है अकबकाने लगते हो पढ़ते पढ़ते, सर क्या खत्म करेंगे। तो ये सब कौन करवाता है? न्यूरल सिस्टम। इतना मजेदार ये न्यूरल सिस्टम हमारा है, यानी पॉजिटिव काम और निगेटिव काम सब ही करवाता है। अब मैसेज कौन ले जाता है? जैसे एफरेंट ले जाएगा ब्रेन तक, अब ब्रेन से फिर जाएगा एफरेंट तक। जैसे अभी एक बच्ची मुड़ के पीछे देख रही थी, तो आगे तो ये सुन रही होगी, वो मैसेज गया ब्रेन में, और मान लो कि कुछ नहीं समझ में गया, तो यहाँ से एफरेंट गर्दन को कहा कि जरा मुड़ के पीछे, और पीछे वाले से थोड़ा बात करके चलो अब समय हो गया, पढ़ने का मन नहीं करना है। ये बात बेटा, कुछ बात थी ना, तो चलो तुमको छुट्टी देते हैं बेटा, तुम क्लास से अभी खुशी खुशी, क्योंकि पढ़ाई प्रेशर नहीं था, अब जा सकते हैं खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी। चलिए, ये भी हमारा न्यूरल सिस्टम का काम हुआ, और उसका भी न्यूरल सिस्टम का काम हुआ, है ना। पढ़ने वाले को पढ़ाइए, है ना। प्रेशर से कोई होता है क्या बेटा? अब बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे तो न्यूरल सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। आगे बढ़ो बेटा। तो दो तरह का फाइबर समझ गए। अब हमारा न्यूरॉन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, बहुत जल्द आपको समझा देंगे। 10 मिनट और पेशेंस रखो। न्यूरॉन से स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। अभी बताए थे न्यूरॉन से सबसे छोटा कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। लेकिन यदि कहीं पूछे कि हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका, तब न्यूरॉन से देना। अब बच्चा कहता है कि आप लंबा भी बोल रहे हैं और छोटा भी बोल रहे हैं। छोटा बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ना नर्वस सिस्टम का, लेकिन पूरे शरीर का लंबाई में सबसे बड़ा कौन है? तो वह न्यूरॉन से। आगे बढ़ो। 3 पार्ट बताए थे ना। पहला क्या बताए थे बच्चों? बताए थे ना डायग्राम बता के, सेल बॉडी या साइटोन। दूसरा और तीसरा एक्सॉन। सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में एक स्पेशल टाइप का ग्रेन्यूल्स होता है। क्या बताए थे? मिसेल्स ग्रेन्यूल्स। गुड। मिसेल्स ग्रेन्यूल्स किसका मॉडिफाइड था? रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का। अब देखो, टर्मिनल पार्ट जो था एक्सॉन का, उसको क्या कहते थे? जो आलू जैसा था, साइनेप्टिक नॉब कहते थे। और उस साइनेप्टिक नॉब में एक केमिकल होता, एक छोटा छोटा कैविटी होता है, उसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है ना। ये सबका हिंदी इंग्लिश से टेढ़ा है बेटा, इसलिए कोशिश करो धीरे धीरे। साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलोगे तो बढ़िया आ जाएगा, है ना। गाना कभी सीखे थे नहीं ना? सुनते सुनते 2-4 में ढिमचक पूजा, ढिमचक पूजा, ढिमचक 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 याद हो गया। तो ऐसे ये भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना। कुछ गानों में आता है, उसको नाम सुनोगे ना, ढिमचक पूजा का। हाँ, वाम भाम करते रहती है, बस उसी में फेमस हो गई है। तो उसी तरह से आप सिनेप्टिक वेसिकल्स पढ़ोगे तो अच्छी बात याद हो जाएगा। उसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो एसिटाइल कोलिन बताया था, उसको बनाता कौन है? तो मिसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ के बाद न्यूरॉन जो हमारा है बताए थे कि कई तरह का होता है। एक का नाम था यूनिपोलर, यूनि का मतलब 1। तो 1 न्यूरॉन, एक क्या बताए थे? साइटोन तो रहेगा ही, और साइटोन से एक एक्सॉन निकला हुआ रहेगा, उसको यूनिपोलर कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बताए थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। दूसरा था बच्चों बाइपोलर। बाई का मतलब 2, यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, और साइटोन तो बीच में है ही, तो बाइपोलर वही लिखा हुआ है कि साइटोन बॉडी विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स। एग्जांपल रेटिना ऑफ आई, यहाँ पे बताया था ना। अब तीसरा हो गया मल्टीपोलर, जो सबसे एडवांस है, इसमें एक साइटोन, एक एक्सॉन और ढेर सारा डेंड्राइट्स, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन जो हमारा था उसमें जो है सो 2 तरह का, एक शीथ था माइलिन शीथ, तो माइलिनेटेड कहलाएगा। नहीं रहेगा शीथ तो नॉन माइलिनेटेड। और इस माइलिन शीथ को बनाएगा कौन बच्चों? श्वान सेल, जिसमें हमने टिक भी बताया। अब आगे चलते हैं, मेन डायग्राम को आपको समझा देते हैं जो बोर्ड पे समझा रहे थे। सब कुछ वही है बेटा, ठीक है ना। देखो, न्यूरॉन सेल का ये वाला पोर्शन पूरा क्या कहलाएगा? सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी के बाहर जो निकला हुआ है सब आउटग्रोथ, तो डेंड्राइट्स, है ना, लिखा हुआ डेंड्राइट्स, है ना। उसके बाद डेंड्राइट्स में जो डीप कलर का, गौर से देखो, दिख रहा है ना, ऐसे छोटा छोटा डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है मिसेल्स ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ डीप स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक बोलते हो आप लोग। उसके बाद ये सेल देखो इंटरवल पर है, इसको कहते हैं श्वान सेल। और उसका नाम क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो कवर बनाया माइलिन सेल, और एक गैप बनाया ना, इस गैप का नाम नोड ऑफ रेनवीर बताए थे। और एक्सॉन टर्मिनल, थोड़ा सा और ऊपर इसको करेंगे तो दिखाई देगा नीचे का, ये हो गया बेटा एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे जो एक गांठ जैसा स्वेलिंग स्ट्रक्चर है वो कहला रहा है साइनेप्टिक नॉब। क्लियर बात बच्चों? तो अभी जो है सो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो है सो अगले क्लास में पढ़ाई होगी
जिसको आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग जानते हो बेटा। पिछले 1 साल से चल रहा है गया गाइडेंस प्रोग्राम और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए दिया गया है। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश यानी साइंस का और आर्ट्स का सभी विषय का है। आप लोग के पास एंड्रॉइड फोन है, आप लोग देख सकते हैं, घर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस नेट से इधर उधर का टिकटॉक टाइप का वीडियो देखने से अच्छा है कुछ पढ़ाई का देखिए, कुछ सीखिए। यदि भविष्य में कुछ बनना है तो बच्चों, है ना। तो इसी आशीर्वचन के साथ, आशीर्वाद की बातों के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे। मोबाइल के सहारे आप लोग हेल्प लेकर के गया गाइडेंस प्रोग्राम का सब वीडियो देखेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।